नमस्कार दोस्तों, आज है 2 फरवरी 2025 और आज की वीडियो में सबसे खास बात कि हम बजट पे चर्चा करेंगे। और देखिए बजट में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन जो सबसे टॉप मोस्ट जो चीज़ें होती हैं, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उन सभी से संबंधित प्रश्नों पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और आज के वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है, इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में देखिए जो ऑफिशियल बजट 2025 है भारत सरकार का, खैर आपको समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उसको मैंने जो उसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जितने पॉइंट्स मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वीडियो में, उनको खाली देख लीजिए, आपके बजट के सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। एक आध दो और प्रश्न है जो मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि अगले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। देखिए आज का पहला प्रश्न हमारा है कि बजट 2025 के अनुसार कितने लाख तक की आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नए कर व्यवस्था के तहत कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा। तो देखिए अब जो है, अगर आप 12 लाख रुपए सालाना कमाते हैं तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसा भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 को पेश करते हुए कहा। देखिए सरकार ने बजट में साफ साफ कहा है कि आप चाहे नौकरी करते हों या कोई व्यापार करते हों या कोई दुकान चलाते हों, अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख या उससे कम है तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना है। और देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी हाल ही में शनिवार को यानी कि 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सालाना आम बजट पेश किया था। देखिए तारीख याद रखिएगा कि बजट 2025-26 को किस तारीख को, 1 तारीख को यानी 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया, ठीक है। और सरकार की ओर से पेश किया गया बजट 50.65 लाख करोड़ रुपए का बजट है, ठीक है। यानी कि इस साल 2025-26 के वित्त वर्ष के लिए कुल कितना बजट पेश किया गया है? 50.65 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। और अगला प्रश्न हमारा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस तिथि को केंद्रीय बजट 2025-26 संसद में पेश किया? तो देखिए ये तिथि है 1 फरवरी 2025, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। और ये लगातार निर्मला सीतारमण का 8वां बार है जब इन्होंने संसद में बजट पेश किया। तो ये सबसे खास बात और आ गई कि लगातार 8वीं बार इन्होंने बजट पेश किया है संसद में निर्मला सीतारमण ने। और देखिए बजट 2025-26 में कर नीतियों, खर्च की प्राथमिकताओं और सब्सिडी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया गया है। आइए देखते हैं बजट में और क्या बातें कही गई हैं प्रश्न के माध्यम से। देखिए बजट 2025 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सीमा को 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए जो बजट 2025 है इसमें बीमा क्षेत्र, याद रखिएगा बीमा क्षेत्र की बात हो रही है यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर की बात हो रही है। इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने। देखिए अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 1 फरवरी को घोषणा की कि जो बीमा क्षेत्र है इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी जाएगी। और देखिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको आप एफडीआई कहते हैं। ये होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ एक लाइन में। देखिए किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। और ऐसे निवेश से निवेशक को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है जिसमें उसका पैसा लगता है। कहने का मतलब मेरी कंपनी है विजय ग्रुप ऑफ कंपनी, अगर मैंने अपने कंपनी का कुछ पैसा, ठीक है, दूसरे देश की किसी कंपनी में लगा दिया, मान लीजिए ये बोरोप्लस कंपनी है दूसरे देश की, तो मैंने अगर इसमें 50 करोड़ रुपए लगा दिए तो कंपनी का कुछ शेयर मुझे मिल गया और इससे मुझे लाभ होगा, ठीक है। इससे कंपनी के मैनेजमेंट का मुझे जो है कुछ हिस्सा मिल जाएगा। और यही होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, यानी कि मैंने अपने कंपनी के पैसे को दूसरे कंपनी में लगाकर उसमें कुछ हिस्सा हासिल कर लिया, तो इसी को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि बजट 2025 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने कर दी गई है? देखिए किसानों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो क्रेडिट कार्ड होता है किसानों का, किसान क्रेडिट कार्ड, तो उससे उनको 3 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता था पहले, लेकिन अब 5 लाख रुपए तक का मिल जाएगा, यानी कि 2 लाख रुपए और बढ़ा दिया गया है सीमा को।
देखिए याद रखिएगा, बजट में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। और इस योजना से 1.7 करोड़ यानी कि 1,70,00,000 किसानों को लाभ मिलेगा। और अगला प्रश्न है कि बजट 2025 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्कृष्टता केंद्र के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। देखिए आजकल देख रहे हैं आप, हर चीज़ एआई से चल रही है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रही है। तो इसीलिए भारत सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उत्कृष्टता के लिए टोटल 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं अपने बजट में। देखिए भारत सरकार ने, याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास को बढ़ावा देने के लिए इंडिया एआई मिशन की भी शुरुआत की है। कौन से मिशन की? इंडिया एआई मिशन की शुरुआत की है भारत सरकार ने, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए। और देखिए इस मिशन के लिए, यानी कि जो आपका इंडिया एआई मिशन है, इस मिशन के लिए बजट 2025 में कुल 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि पिछले साल के बजट में बजट से 262% अधिक है। तो देखिए ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा अगर आपको 2 नंबर चाहिए तो। पहला ये कि भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है, इसका नाम है इंडिया एआई मिशन। और इंडिया एआई मिशन के लिए कुल 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो कि पिछले साल के बजट से 262% अधिक है। और छठवां है कि बजट 2025 में 2047 तक कम से कम कितने गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो देखिए भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है 2047 तक ये जो है 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करेगी। परमाणु ऊर्जा, आपने परमाणु भट्टी से बिजली बनते देखा होगा, कई सारी जगह प्लांट लगा हुआ है। तो खैर इस परमाणु भट्टी के बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, समय ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अभी याद रखिए कि बजट 2025 में घोषणा की गई है कि 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से परमाणु ऊर्जा अनुसंधान और विकास मिशन के तहत 2033 तक 5 स्वदेशी एसएमआर रिएक्टर भी चालू किए जाएंगे। और परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 2047 तक 100 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए एक प्रश्न में 3 3 4 4 प्रश्न है, प्रश्न छोटे हैं लेकिन इनको हल्के मत दीजिएगा, एक एक पॉइंट एक एक प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। देखिए ये वाला प्रश्न जो है ये 1000%, 100 नहीं, 1000% गारंटी वाला प्रश्न है कि पेपर में छप चुका है साहब आपके सभी। देखिए भारत सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि है ये 6.4% रहने का अनुमान लगाया है, ठीक है। देखिए भारत की अर्थव्यवस्था में वास्तविक सकल मूल्य वर्धन में भी 6.4% वृद्धि होने का अनुमान है, जो कि 2023-24 में 7.2% की वृद्धि के सापेक्ष है। और अगला प्रश्न है कि बजट 2025 में आयातित दवाइयों पर छूट देते हुए कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और संचारी बीमारियों के साथ कितने जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह से छूट दी गई है। तो देखिए जो अभी बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा, इसमें जो है जो आयातित दवाइयाँ हैं जिनको हम आयात करते हैं, दूसरे देशों से मंगाते हैं, उन पर छूट देते हुए कैंसर, दुर्लभ बीमारियां और संचारी बीमारियों के साथ टोटल 37 जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरीके से छूट दे दी है। और आपको बता दें पेटेंट असिस्टेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 13 नई दवाओं सहित कुल 37 दवाइयों को बेसिक कस्टम ड्यूटी से कर मुक्त किया गया है। अगर ये दवाएं मरीज को मुफ्त में दी जाती हैं तभी ये कर मुक्त होंगी, ठीक है, बाकी पैसा लगेगा अगर पैसे से बिकेगी तो। और अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने रक्षा व्यय के लिए 2025-26 में कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है। तो देखिए केंद्र सरकार ने रक्षा व्यय के लिए 2025-26 में 6,81,210 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। देखिए डिफेंस सेक्टर में जितना भी बजट हर साल पेश होता है, मतलब आवंटित होता है, वो एग्जाम में पूछाता है। तो याद रखिएगा रक्षा व्यय के लिए भारत सरकार ने कुल 6,81,210 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। और देखिए रक्षा बजट में स्थिरता की राह पर चलते हुए केंद्र सरकार ने रक्षा व्यय के लिए ये जो आपका अमाउंट है 6,81,210 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जो कि पिछले बजट में आवंटित 6.22 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले नव वित्त वर्ष में रक्षा बजट में कुल 9.53% की बढ़ोतरी है। यानी कि पिछले रक्षा बजट से इस बार
का जो रक्षा बजट है वो 9.53% ज़्यादा है। ठीक है। और हमारा 10वां प्रश्न है कि सरकार ने किराए पर टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की सीमा 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया है। तो देखिए अमाउंट है 6 लाख रुपए। याद रखिएगा सरकार ने जो है टीडीएस किराए पर टीडीएस यानी कि जो रेंट में मकान लेके रहते हैं उसकी बात हो रही है। तो किराए पर टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स की सीमा 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दी है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई किराएदार सालाना 6 लाख रुपए से कम किराया देता है तो उसे मकान मालिक को भुगतान करने से पहले टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं होगी। ये छोटे मकान मालिकों और किराएदारों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत होगी। तो देखिए बहुत सारे किराएदार ऐसे हैं जो लाखों करोड़ों रुपए पे करते हैं किराए पे मकान लेकर। तो यहाँ पे हो रही है कि अगर कोई किराएदार सालाना 6 लाख रुपए से कम किराया देता है किसी मकान का अपने मकान मालिक को तो उसको मकान मालिक को भुगतान करने से पहले टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं होगी। वो डायरेक्ट जितना अमाउंट हो रहा है उसका किराया भुगतान कर देगा। ठीक है। तो ये था बजट का वीडियो। कैसा लगा आपको ये वीडियो। इतने जो प्रश्न मैंने तैयार किए हैं ये बहुत सिलेक्टिव हैं, मतलब लगभग 10 से 15 घंटे स्टडी करने के बाद इतना कंटेंट निकला है। प्योर एकदम मक्खन की तरह जो है। इसको याद कर लीजिए आप एग्ज़ाम में 100% स्कोर करके आइए बजट वाले प्रश्न में। ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद। वीडियो को शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।